Students, we teach chapter number 3, the making of global. Students, लास्ट वीक हमने इसका पहला और सेकंड दोनों वीडियोस देखे हैं. सेकंड वीडियोस के लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो जो मैं वापस से थोड़ा सा लास्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ. द इंडियन ट्रेड कॉलोनाइजेशन एंड द ग्लोबल सिस्टम. Historically, the fine cotton produced in India was exported to Europe. With industrializations, British cotton manufacturers began to expand, and industries pressures to government to react cotton import and protect the local industries. The tariffs were imposed on clothes imports into the Britain conquered. The influence of fine Indian cotton began to decline. बच्चों, भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था. भारत में पैदा होने वाले महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था. औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था. इसी कारण वहाँ का उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे. फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए. वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा. The Indian textiles now face stiff competition to other international market. If we look at the figure of export from India, we see the steady decline of the share of cotton textile from the some 30% around 18th century to 15% by 1850. By the 1870s century, these proportions had dropped the below 3% only. 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटेन कपड़ा का उत्पादन दूसरे देशों से भी अपने कपड़ों के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे. सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा. यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट की रुझान दिखाई देता है. सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 तक घटकर 15% रह गया और 1870 तक तो वह अनुपात केवल 3% ही रह गया. What then did India export? The figure again tell the dramatic story. While the export of manufacture the declined rapidly, export of raw material increased equally fast. Between 1812 to 1871, the share of raw cotton export rose from 5% to 35%. Indigo used for the dyeing cloth was another important export for many decades. बच्चों, तो फिर भारत ने किस चीज़ों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आई. निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था. 1812 से लेकर 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया. कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा. जैसा कि आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा ही था कि 1820 के दशक में चीन की जो बड़ी मात्रा में अफ्रीका का निर्यात भी किया जाने लगा. कुछ समय तो भारतीय निर्यात में अफ्रीका का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा. ब्रिटेन की सरकार भारत में अफ्रीका की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी. अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था. ओवर द 19th century, British manufacturers flooded the Indian market
food, grain and the raw material export from India to Britain, and the rest of the world increased, but the value of British export to India was much higher than the value of British imports from India. Thus, the Britain had the trade surplus with India. British used this surplus to balance its trade deficit with the other countries. That is, with countries from which the Britain was importing more than it was selling to. This is the how to material settlement system work. It allows one country's defect with another country to be settled by the surplus with the third country. By the helping Britain balance its defect, India played the circle role in the late 19th century world economy. 19वीं शताब्दी के भारतीय बाजारों में औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ सी आ गई। भारत में ब्रिटेन और शेष विश्व में भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों का निर्यात इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भेजा जाता था उसकी कीमत भारत के ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फ़ायदा रहा। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे काम करता था कि इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश के होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती थी। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी के विश्व में अर्थव्यवस्था के रूप तय करने का एक अहम भूमिका की अदाई की। British trade surplus in India also helped pay to the so-called home charge, that include the private remittance home by British officials and traders, interest payment on India exchange debit and पेंशन्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस देसी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत कितने ही अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय भारी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके बिजली या बेतानी अफसरों का पेंशन भी शामिल था।